सो फाइनली गुड न्यूज इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स अनाउंस कर दी हैं। प्राइस बैंड भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो कंपनी का आईपीओ खुलेगा 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में। इश्यू प्राइस आईपीओ का रखा गया है 66 रुपए से लेकर के 70 रुपए के बीच में। अगर हम रिटेल एप्लीकेशन की बात करें तो मिनिमम 214 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसकी वैल्यू लगभग 14,980 रुपए के आसपास बैठेगी अपर बैंड के ऊपर। और जो भी सक्सेसफुल अलॉटीज होंगे जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट आएगा उनको 13 सितंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा, यानी उन शेयर उनके डीमेट में आ जाएंगे और पैसे भी कट जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में हम किन टेक्निकल चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे को अलॉटमेंट आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और हम एक अपनी प्रोबेबिलिटी जो आईपीओ में अलॉटमेंट आने की है ना उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आईपीओ की टेक्निकल बातों की बात कर रहे थे। लगभग 6,500 करोड़ के आसपास का ये इशू है और इनमें से लगभग 3,000 करोड़ का तो शेयर ऑफर फॉर सेल है, यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो बजाज फाइनेंस की हिस्सेदारी है वो अपने लोग बेच रहे हैं। इसके अलावा बाकी के 3,560 करोड़ रुपए फ्रेश शेयर इशू करे जाएंगे, यानी वो जो पैसा मिलेगा वो कंपनी को मिलेगा, कंपनी अपने काम के लिए उसको पैसा को इस्तेमाल करेगी। तो अगर हम टोटल इशू साइज की बात करें तो 6,560 करोड़ का टोटल इशू है। ये मिड से लार्ज साइज का आईपीओ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी काफी है, क्योंकि जो पीछे के जो छोटे आईपीओज आते हैं, एसएमई आईपीओज आते हैं या जिनका इशू साइज बहुत छोटा होता है, वहां पे बहुत ज्यादा गुना सब्सक्रिप्शन मिल जाता है लेकिन अलॉटमेंट आने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम हमारी आईपीओ की बिडिंग को स्ट्रेटेजिकली प्लेस नहीं करेंगे तो हमारे को अलॉटमेंट आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि इस आईपीओ में बजाज ग्रुप का नाम है और पेरेंटल कंपनी का सॉलिड सपोर्ट होने की वजह से इस कंपनी के शेयर्स के लिए काफी सारी डिमांड हम देख रहे हैं। और बाजार में अगर इस आईपीओ के लिए उत्साह की अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है हमें उस बात को पता लगाने के लिए। तो जब से कंपनी ने आईपीओ की डेट्स अनाउंस करी हैं उस दिन के बाद से अभी तक आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 50% से भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 60 रुपए के आसपास चल रहा है। अब इस आईपीओ में एप्लीकेशन करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम 2-3 बातों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, तो अगर आपके पास 29 को या उससे पहले 29 अगस्त को या उससे पहले बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर परचेज कर रखे हैं तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से कंपनी ने रिजर्वेशन रखा है। इस आईपीओ से सेबी के द्वारा कुछ जो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अलग से नियम जो लगाए गए हैं उनको हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी सूरत में 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन शेयर होल्डर कैटेगरी में नहीं लगानी है। और अगर आपने शेयर होल्डर कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा दिया तो आपको रिटेल या एचएनआई किसी और कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन नहीं लगानी है। ये कुछ रूल्स हैं जो इसी आईपीओ से अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमको उन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास शेयर है तो आपको 100% सबसे पहले शेयर होल्डर कैटेगरी में ही अप्लाई करना है, क्योंकि वहां का रिजर्वेशन अलग है। दूसरी बात, रिटेल एप्लीकेशन जनरली 15,000 से लेकर के और 2 लाख तक की एप्लीकेशन को बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात की गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं अगर हमने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाएंगे तो हमारे को ज्यादा अलॉटमेंट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर आपको अलॉटमेंट आएगा तो आपको मिनिमम लॉट यानी 15,000 की ही अलॉटमेंट आएगा। तो अगर आपके पास में 2 लाख रुपए तक की कैपिटल है तो आप अपनी फैमिली में सबके डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। अभी इनफ टाइम है हमारे पास में। अगर आपको डीमेट अकाउंट रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताना, हम आपका हेल्प करेंगे। तो आपके पास में कैपिटल 2 लाख रुपए की है, अगर आप उस कैपिटल का इस्तेमाल इस आईपीओ के लिए करना चाहते हैं तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए डीमेट अकाउंट खोल के रखने हैं। उन सब में आपको मिनिमम एप्लीकेशन यानी 15,000 के आसपास की 214 जो शेयर की एप्लीकेशन है वो आपको लगानी है। उससे वो लगाएंगे तो आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाओगे 2 लाख रुपए की तो अगर आपको अलॉटमेंट आया तो भी 15,000 का ही आएगा। ये बात हमें ध्यान देने की। दूसरी बात, आईपीओ की जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। तो उस मिसकंसेप्शन के लिए 2 बातों को हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले आईपीओ की 2 कैटेगरी होती है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई कैटेगरी। मतलब 15,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन हुई रिटेल एप्लीकेशन, 2 लाख से 10 लाख तक की एप्लीकेशन हुई स्मॉल एचएनआई और 10 लाख से ऊपर की आप कितनी भी एप्लीकेशन लगाएंगे वो आती है बिग एचएनआई कैटेगरी में। तो पिछले आईपीओज के अंदर जो हमने सिनेरियो देखा था तो वो ये देखा था कि जब हम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगाते हैं, मतलब 2 लाख से 10 लाख के बीच की कैटेगरी लगाते हैं, वहां पर भी हमारे को ओवर सब्सक्रिप्शन का डेटा इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर अलॉटमेंट आता है तो हमारे को मिनिमम लॉट का अलॉटमेंट आएगा। इसलिए स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन ना लगा के हमारे को बहुत सारी रिटेल एप्लीकेशन अगर हम लगाएंगे वो ज्यादा बेटर प्रोबेबल ऑप्शन है आपको अलॉटमेंट के आने के चांसेस बढ़ाने के लिए।
तो स्मॉल एचएनआई नहीं लगाना है, रिटेल एप्लीकेशन लगानी है, और रिटेल में भी हमारे को मिनिमम लॉट की एप्लीकेशन लगानी है। हमारे को नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ाना है ताकि हमारे अलॉटमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएं। एक और बात जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है कि चाहे एचएनआई कैटेगरी हो, चाहे रिटेल कैटेगरी हो, चाहे बिग एचएनआई कैटेगरी हो, मतलब चाहे आप 15,000 की एप्लीकेशन लगा रहे हो, चाहे आप 2 लाख की एप्लीकेशन लगा रहे हो, चाहे आप 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगा रहे हो, आपको अलॉटमेंट आएगा तो केवल लॉटरी के द्वारा ही। किसी भी कैटेगरी में शॉर्ट अलॉटमेंट नहीं आएगा। तो इस प्रकार की उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा तो आप मेरे को अलॉटमेंट तुरंत आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे को इस आईपीओ में हम जो बिडिंग लगा रहे हैं उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हैं, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ करेंगे तो बहुत सारे लोग इस बात की दलील दे रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो ईपीएस रेशियो है वो काफी कम है। बेसिकली ईपीएस इज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। तो चूंकि कंपनी का इक्विटी बेस बहुत बड़ा ज्यादा है, इसलिए कंपनी के पास में जो ईपीएस आएगा वो कम हो जाता है। लेकिन इस बात का यह कतई मतलब नहीं है कि कंपनी कम कॉम्पिटेंट है दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले। हाउसिंग फाइनेंस की दूसरी कंपनियों की अगर हम बात करें तो चाहे वो एप्टेस हाउसिंग फाइनेंस होगा, होम फर्स्ट फाइनेंस होगा या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस होगा, ये सब जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में कंपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और होल्ड रखती है। बेसिकली किसी भी एनबीएफसी के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्रेडिट की सीमलेस सप्लाई, यानी उसके पास कभी एडवर्स एनवायरनमेंट में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, लोन देने वालों की कमी नहीं, लोन देने के लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोन लेने वाले तो हमेशा रहते हैं। और इस बात के लिए एक सॉलिड पेरेंटल बैकग्राउंड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बजाज ग्रुप वो सारी चीजें पूरी करता है। आगे पीछे ऐसा भी देखने को हमें मिल सकता है कि जो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एनबीएफसी की होती है जो बढ़ जाती है, क्योंकि एनबीएफसी बॉन्ड इशू करता है, तो बॉन्ड इशू करने के चक्कर में उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो लगभग 8% के आसपास बैठता है। तो आगे पीछे बजाज ग्रुप हो सकता है किसी बैंक को भी एक्वायर करे या बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी फ्रेश अप्लाई करे। देखते हैं, वो सब फ्यूचर की बातें हैं। लेकिन आज की हम बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखता है पूरे हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में, बिकॉज बहुत सारे जो पुराने हाउसिंग फाइनेंस के प्लेयर थे वो एक नॉर्मल एनबीएफसी में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे हम एचडीएफसी की बात करें तो वो ऑलरेडी बैंक में मर्ज हो चुका है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपना नाम बदल के सम्मान कैपिटल रख लिया और वो प्योर एनबीएफसी स्पेस में सारे सेगमेंट को कैटर करने लग गया। इसलिए क्वालिटी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है जिनकी एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, पेरेंटल बैकग्राउंड भी अच्छा हो, ऐसी बहुत सी कंपनियां बची नहीं है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज वन ऑफ देम। सो अगर आपके कैटेगरी में, आपके क्राइटेरिया में ये आईपीओ आ रहा है, आपके एनालिसिस के द्वारा भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसको अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अलॉटमेंट। थैंक यू।